इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इत्यादि, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और इसको पूरा बताने के बाद लास्ट में मैं आपसे से कम 4 या 5 प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो यह संख्याएं जो होती हैं 1 से अनंत तक होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, यानी कि यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। अब चलिए उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में देख ले रहे हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं और इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो यह संख्याएं जो होती हैं 0 से अनंत तक होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चली जाती हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि पूर्ण संख्याएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर है तो इसमें भी 1 है, 2 यहाँ पर है तो इसमें भी 2 है, 3 यहाँ पर है तो इसमें भी है, और आगे जितनी भी संख्याएं हैं सब इसमें आ जाएंगी। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन बात यह है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 ही प्राकृतिक संख्याओं के समूह में उपस्थित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अगला देख ले रहे हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं और इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यहाँ पर अगर हम 0 रख दें, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और अगर 0 के बाएं तरफ आएँ तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। यह जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो 0 के दाहिने साइड या जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो यह सभी जो संख्याएं होती हैं यह धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और अगर 0 के बाएं साइड हम आ जाएं तो यह जितनी भी संख्याएं -1 -2 -3 -4 ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं तो यह जो होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और अब प्रश्न एक यह बन रहा है कि 0 जो है वह धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? तो हम आपको बता दें 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एक उदासीन संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। एक बात नोट करिएगा, एक से बड़ी संख्या कह रहा है, यानी कि 2 3 ऐसे ही 5 7 9 और 9 नहीं 11। अब देखिएगा क्या है कि एक से बड़ी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। एक से बड़ी लेना है तो मान लीजिए कि हमने 2 ले लिया, जो 2 है वह 1 से तो कट ही जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए जो 2 है वह अभाज्य संख्या है। हम लोग 3 को ले रहे हैं तो जो 3 है 1 से कट जाएगा, स्वयं से कटेगा,
और किसी संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरह जो 5 है वह भी 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह आगे भी कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। अब चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या है कि 1 से बड़ी, आपको 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ी लेना है। तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 4 1 से कटेगा, स्वयं से भी कट जाएगा, स्वयं यानी कि 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद जो 4 है 1 से तो कट ही जाएगा, 4 से कट ही जाएगा। उसके अलावा 2 से भी, यानी कि 2 की भी भाग 4 में पूरी पूरी चली जाएगी। तो यह जो संख्या 4 है 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जा रही है, इसलिए यह जो 4 है आपकी भाज्य संख्या है। उसी तरह 6 भी आपकी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है। इसी तरह आगे भी संख्याएँ होती हैं, भाज्य संख्याएँ होती हैं। अगला हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए क्या है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता है। अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसकी कम से कम 3 खासियत तो होती है। पहला क्या होता है कि वह P/Q के रूप में लिखा रहना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि पहला क्या होता है P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि P एंड जो Q होता है दोनों जो होते हैं आपके पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसकी कम से कम 3 खासियत जरूर होनी चाहिए। क्या कि पहले वह P/Q के रूप में रहना चाहिए, उसके बाद P और जो Q है वह दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरा क्या है कि जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको कुछ और यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे इसमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भिन्न, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या। भिन्न जो होती है वह A/B के रूप में होती है, और जो परिमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में होती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो A और B होते हैं, A एंड B दोनों पूर्ण संख्याएं, दोनों होल नंबर होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या होती हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि जो B हो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P/Q में क्या होता है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि -2/3, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -2 पूर्णांक है, और 3 भी आपका पूर्णांक आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं 2/3, तो यहाँ पे +2 है या और +3 है, यानी कि 2 और 3 क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। मेन अंतर क्या होता है कि इसमें आप ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन भिन्न में आप धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। यानी कि A और B जो होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, और यहाँ पर परिमेय संख्याओं में P/Q जो होता है वह पूर्णांक होता है।
वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब देखिए क्या 3 स्थिति होती है इसमें। पहला क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार। अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में है या जो है कि वास्तविक संख्या है, तो इस स्थिति में क्या होता है शांत दशमलव प्रसार में, इस स्थिति में शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, अगर हम 1 में 2 से भाग दें तो भाग तो यहाँ पर जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 2 बचे 10। अब 10 से 10 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। यानी कि इस स्थिति में शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो 1/2 जो है संख्या, इसका दशमलव प्रसार जो है वह कैसा है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरी क्या होता है कि अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती को हम लोग अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि 1/3 है, 1/3 है, अगर हम 1 में 3 से भाग दें तो भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 10 में 3 की भाग 3 बार जाएगी तो 3 3 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर 10 में 3 की भाग जाएगी तो 10 में 3 की भाग 3 बार जाएगी तो 3 3 9, फिर शेष हमारा 1 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 में 3 की भाग 3 बार जाएगी। यानी कि यह जो 3 है यह बार बार आ रहा है, यानी कि इस स्थिति में जो शेष है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अतः यह जो 1/3 है इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती या उसे हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अब अगला है हमारा अनवसानी अनावर्ती, जिसे हम लोग अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, भाग देने के बाद भाग पूरी जाएगी भी नहीं, और शेष यानी कि जो दशमलव के बाद जो संख्या है वह कोई एक ही संख्या बार बार नहीं आएगी, हर बार अलग अलग संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या जो है हम भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 3 2 4 5 6 7 ऐसे करके हर बार अलग अलग संख्या जो है आ रही है। तो अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार है तो उसे हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं। देखिए अब हम लोग घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने घातांक के 4 नियम लिखे हैं। पहला नियम क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो वह क्या होता है a की पावर m प्लस n। अब पहले एक बात ज़रा समझ लीजिएगा कि अगर कोई चीज़ इस तरह लिखी गई है तो इसे हम लोग जो इसके ऊपर लिखा गया इसे बोलते हैं घात, और यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं आधार। यानी कि आधार आपका a हो जाएगा और घात का हो जाएगी m हो जाएगा, कि यानी कि a की पावर m पढ़ेंगे आप या a की घात m पढ़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है a की घात m इंटू a की घात n है, तो बराबर क्या हो जाता है a की घात m धन n हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखा है 2 की घात 3 और गुणे 2 की घात 4, तो यह आधार इसमें 2 है, इसमें भी आधार 2 है, यानी कि आधार बराबर है तो घातें जो होती हैं वह जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 3 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, यानी कि 3 धन 4, यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक बार और देखिए, यहाँ पर a की घात m इंटू a की घात n है, बराबर होता क्या है a की घात m धन n, यानी कि अगर आधार समान रहे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है, तो इसकी घात 3 है और इसकी घात क्या है 4, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 में हम 2 की घात 3 धन 4, यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर एक और हम ले रहे हैं कि 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, तो देख रहे हैं यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 की घात 2 धन 1, यानी कि 5 की घात 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे नियम के बारे में देख ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, a की घात m है और पूरे की घात n है, तो होता क्या है a की घात m गुणे n, यानी कि इसका इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 3 है और पूरे की घात 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 की घात 3 गुणे 5, यानी कि 2 की घात 15 हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं a की पावर n है बटा a की पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि
ए की पावर यम अब बटा ए की पावर यन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यम में से यन को घटा देते हैं, यानी कि यम माइनस यन। अगर यहाँ पर 3 है, 3 की घात 4 है बटा 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, आधार सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 में से 2 घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 3 की घात 2 उत्तर आ जाएगा। अगला क्या है कि a की घात यम इंटू बी की घात यम। यहाँ पर क्या है कि आधार अलग अलग है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यानी कि आधार अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर घात सेम है। इसकी भी घात यम है, इसकी भी घात यम है। तो क्या होता है कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा और घात वही वाली रह जाती है। जैसे 2 की घात 4 है और गुणे 5 की घात 4 है, तो हम लोग इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और घात तो वही रहेगी, यानी कि 10 की घात 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो यहाँ पर मैं 4 सवाल दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो इसका उत्तर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।